मेरा नाम असरारुल हक जिलानी है और मैं इस वक्त सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन कम्युनिटी हेल्थ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बीच रिश्ता को देखना है उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर पानी और माहौलियात के एतबार से प्रॉब्लम्स हैं, जिसको आप इंग्लिश में इको हाइड्रो सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स कह सकते हैं। एमफिल में मेरा काम आर्सेनिक पे था। पटना में मैंने ये काम किया था और आर्सेनिक से होने वाली बीमारी जो पानी में पाया जाता है और उससे होने वाले सेहत में जो जिस तरह की परेशानियां आती हैं उसको मैं देख रहा था गाँव। आर्सेनिक के मुद्दे पे ही मैं आज आपके सामने अपनी बात रखूँगा। आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का एक केमिकल एलिमेंट है जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में पाया जाता है। आर्सेनिक जो लफ्ज़ है वो अल ज़रनीख अरबिक वर्ड है, उससे बना है, जो पर्शियन में ज़रनीख हो गया, फिर ग्रीक में आर्सेनिकॉन हो गया, फिर इंग्लिश और फ्रेंच में आर्सेनिक हो गया। आर्सेनिक 4th सेंचुरी में इसकी जानकारी मिली। एक साइंटिस्ट था डायोस्कराइड, उसने इसकी जानकारी दी और एक बादशाह था जो बहुत ही जालिम बादशाह था, नेरो, उसके टाइम पे ये ईजाद किया गया था। उसके बाद मिडिल एज में पैरासेल्सस साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में लिखा। उसके बाद एल्बर्ट मैग्नस साइंटिस्ट है जिसके सर ये उपाधि जाती है, जिसके सर ये बात जाती है कि उसने इसका ईजाद किया था। आर्सेनिक करंट टाइम में, अभी के वक्त में आर्सेनिक जो है वो लेट 19th सेंचुरी में पाया गया ग्राउंड वाटर में, और फिर वहीं से शुरू होती है इससे होने वाली बीमारियों के आसपास की बातें करना, डिस्कोर्स शुरू होता है। इसके अलावा उससे होने वाले हेल्थ इम्प्लीकेशंस देखे गए और फिर WHO ने इस पे काम करना शुरू किया। और अभी दुनिया में लगभग 105 मुल्कों में, 105 कंट्रीज़ में, लगभग सारे कॉन्टिनेंट्स में ये आर्सेनिक इशू पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो असर है वो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्रा नदी के प्लेन में ये इशू पाए गए हैं, जिसमें ज़्यादातर बांग्लादेश, इंडिया में बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। अगर आप इसको इस तरह से देखें कि गंगा को 3 हिस्सों में तकसीम कर दें, अपर गंगा, लोअर गंगा और मिडिल गंगा, तो लोअर और मिडिल गंगा में ये आर्सेनिक का इशू पाया गया है। 1984 में 1984 में बंगाल में सबसे पहले इसे देखा गया। उसके बाद 2003 में बिहार में इसे देखा गया। और अब जो है वो आर्सेनिक का इशू जो है, आर्सेनिक का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे अपर गंगा की तरफ बढ़ता जा रहा है। आर्सेनिक पानी में कैसे पहुंचा, ये एक सवाल है। इसके इर्द गिर्द कई सारी थ्योरीज़ हैं और साइंटिस्टों ने इस पर ईजाद किए हैं, साइंटिस्टों ने इस पर काफ़ी मुताला किया है, तहक़ीक़ किया है और कई सारी थ्योरीज़ हैं इसके। उसमें से जो अहम थ्योरीज़ है जो कि भारत के एतबार से, इंडिया के एतबार से इस कॉन्टेक्स्ट में जो देखा गया है वो ये है कि 1960s में ग्रीन रिवोल्यूशन आने की वजह से जिस तरह से पानी का इस्तेमाल किया गया, ग्राउंड वाटर का ख़ास तौर से, तो उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो नीचे गया। एक्वाफर्स जो हैं आपके पानी के, वो नीचे जब गया तो वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होता है जो कि रॉक में पाए जाते हैं। आर्सेनिक कंपाउंड बनाया रहता है डिफरेंट दूसरे एलिमेंट्स से, तो वो लीच कर जाता है, वो पानी में चला जाता है। उसकी वजह से जब आप पानी को निकालते हैं तो आप जब पानी पीते हैं तो उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। हेल्थ इश्यूज़ में क्या क्या है, वो आर्सेनिक कार्सिनोजेनिक एजेंट है। आर्सेनिक जो है वो कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक कहने का मतलब कि इससे कैंसर हो सकता है और साइंटिस्टों ने, साइंसदानों ने कई सारे कैंसर को भी पाया है जिसका रिलेशन आर्सेनिक से है। उनमें से स्किन कैंसर, लंग कैंसर, लीवर कैंसर मेन है, अहम है। इसके अलावा और भी ईजाद हो रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। ये तो हो गया रेयर डिजीज़ या रेयर मैनिफेस्टेशन कहिए इसको आप।
जो सबसे कॉमन है वो है ये है कि स्किन पर आपके लेशंस पाए जाते हैं। लेशंस कहने का मतलब ये है कि खुरदुरा सा आपके पैचेस हो जाएंगे आपके हाथों में और पैर में, कांटा सा निकल जाएगा, आपकी स्किन पे काले काले धब्बे हो जाएंगे और रेन ड्रॉप यानी कि पानी की बारिश की तरह आपकी स्किन पर वो निशानात आ जाएंगे पानी पीने की वजह से। अच्छा, ये भी जानना ज़रूरी है कि कितना आर्सेनिक उसमें होना चाहिए जो कि आपके सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो वो WHO ने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है वो ये है कि 10 माइक्रोग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 10 माइक्रोग्राम 10 माइक्रोग्राम पानी में आर्सेनिक होना चाहिए, तभी आपके लिए नुकसानदेह है। उससे नीचे परमिसिबल लेवल कहा जाता है, यानी कि आप अगर पानी पी रहे हैं तो उसमें आर्सेनिक हो सकता है। अगर 10 माइक्रोग्राम से पानी ज़्यादा है तब आपके लिए वो एक सोचने की बात है कि आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक पाया जाता है क्या, लेकिन सवाल है कि क्या आर्सेनिक सरफेस वाटर भी पाया जाता है? तो हाँ, पाया जाता है सरफेस वाटर पे, लेकिन वो कम नुकसानदेह है कंपेयर टू ग्राउंड वाटर के। भारत में जो पानी पीने का जो सोर्स था, जो पानी हम लोग पीते थे वो कुआं से पीते थे। तो 1960s के आसपास यूपी के उत्तरी इलाके में, यूपी के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी इलाके में फेमाइन आया, यानी कि अकाल आया 1960 के आसपास। उसी के दौरान काफ़ी हैंडपम्प गड़वाए गए यूनिसेफ के ज़रिए से, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए से, और फिर वहीं से शुरू होता है हैंडपम्प का एक कल्चर, हैंडपम्प का एक कह लीजिए एक रुझान कि आप जो है ग्राउंड वाटर पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए। फिर 1990s में ये डिकेड चलता है, वाटर डिकेड्स, जिसमें हैंडपम्प गड़वाने के लिए सरकार फंड देती है, वर्ल्ड बैंक फंड देता है, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम कुएं को छोड़ देते हैं और कुएं का पानी इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं और हैंडपम्प पे आ जाते हैं। और हैंडपम्प अब प्लस ग्रीन रिवोल्यूशन ऑलरेडी आपका चल रहा था, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा इस्तेमाल हो गए। इसलिए आप देखते हैं कि हर साल गर्मी के मौसम में कई सारे सूबों में, कई ज़िलों में हिंदुस्तान के जो है पानी का वाटर टेबल नीचे चला जाता है। तो उसी की वजह से जो है, अगर आप गंगा के किनारे हैं तो वहाँ पर आर्सेनिक होने की ज़्यादा चांसेस हैं। अब इससे उपाय क्या है इसके कि आप पानी पिएं भी, और फिर अगर आपको किसी तरह की परेशानी आ गई है आर्सेनिक से होने वाली, तो आप इसका निवारण या इसका ट्रीटमेंट या इसके लिए जो मिटिगेशन प्रोग्राम है वो क्या हो सकता है। इसके लिए सरकार डिफरेंट काम कर रही है, डिफरेंट लेवल पे साइंटिस्ट अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और ये भी है कि कई सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं जो कि फ़िल्टर करने की कोशिश की जा रही है। और लेकिन सबसे बेहतरीन ये है कि आप पानी को कुएं का अगर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मेरी फाइंडिंग में भी ये बात आई है कि जिन घरों में कुएं का पानी इस्तेमाल होता है, 6 कुआं, जिस गांव में मैं काम कर रहा था उस गांव में मैं आपको बताऊं कि 6 कुएं जिसमें लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लोग उस कुआं से पानी पी रहे हैं उनके घरों में आर्सेनिक का कोई इशू नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कुएं का पानी है वो लगभग ठीक है। और साइंसदान भी कहते हैं कि वो जो कुएं का पानी है वो कम हार्मफुल है कंपेयर टू ग्राउंड वाटर के। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो आर्सेनिक पानी में पाया जाता है वो सूरज की रोशनी से, सूरज की किरण से, सनलाइट की वजह से वो डिफरेंट रिएक्शन करके उसका हार्मनेस कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि पानी को कोशिश करें कि फ़िल्टर करें, जो एक बहुत ही साधारण तरीका ये है कि बालू का डिफरेंट लेयर और कोयले का डिफरेंट लेयर लगा करके वो पानी को फ़िल्टर करते हैं और उसे पीते हैं लोग। और RO का पानी अगर है आपके पास तो वो जिसके पास एक्सेसिबिलिटी है वो पीते हैं उसको। ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक जो पाया जाता है वो मैंने जैसा बताया कि लगभग 105 कंट्रीज़ में ये इशू पाए गए हैं, जिनमें ज़्यादातर जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और ख़ास तौर से गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन है वहाँ पे पाया गया है। 50 मिलियन के आसपास बांग्लादेश में, 30 मिलियन के आसपास इंडिया में, और 2.5 मिलियन के आसपास नेपाल में पाया गया है ये इशू। लोगों में यानी कि इंडिविजुअल्स के अंदर आर्सेनिक के इशू पाए गए हैं।
बिहार बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और कुछ और जो सूबे हैं, स्टेट हैं, जैसे चंडीगढ़ है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, इन सब जगहों पे भी कुछ इशू पाए गए हैं। बिहार की अगर बात करूं मैं, तो बिहार में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वो 13 डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा देता है। कुछ जो इंडिविजुअल साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने 15 डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास कहा है। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो लगभग 17 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इशू पाए गए हैं, जो कि गंगा के किनारे किनारे हैं। गंगा के नॉर्थ में और साउथ में दोनों सिमत में आपको ये इशू मिल जाएंगे। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो गंगा से थोड़ी दूर पे हैं, जैसे किशनगंज, दरभंगा, पूर्णिया और किशनगंज, चंपारण, ये सब डिस्ट्रिक्ट में भी इशू पाए गए हैं। मैं एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आर्सेनिक से होने वाली जो बीमारी है, ख़ास तौर से स्किन डिजीज़ जो हैं, जो डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, स्किन लेसन हो या पिगमेंटेशन हो या कैंसर हो या आपके हाइपरकोटोसिस जिसे कहते हैं, हाथ पे पैचेस हो जाते हैं कांटे कांटे की तरह, उनके साथ एक चीज़ ये जुड़ी हुई है सामाजिक एतबार से कि वो देखने में बुरा लगता है, जिसे कॉस्मेटिक इशू कह सकते हैं आप। और कोढ़ से जो लेप्रोसी है उससे मिलता जुलता ये इशू है। तो लोग उन बीमारियों वाले लोगों से दूरी अख्तियार करते हैं, यानी कि उसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनसे स्टिग्मेटाइज कर देते हैं उनको, या आइसोलेट कर देते हैं समाज में। तो वो एक इशू है जो कि हमें समझने की ज़रूरत है कि लेप्रोसी में और आर्सेनिक में फ़र्क है। इवन लेप्रोसी से भी जो लोग प्रभावित हैं, जो लोग उसमें हैं, लेप्रोसी जिन्हें हो गया है, हमें उनके साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। हालांकि आर्सेनिक का इशू अलग इशू है, तो लेप्रोसी के साथ इसका हमें समझना चाहिए कि हमें समझना होगा ये फ़र्क कि आर्सेनिक का इशू अलग है और लेप्रोसी का इशू अलग है। और जिसके ना समझने की वजह से ही हम मुगालते में पड़ जाते हैं और डिस्क्रिमिनेट करते हैं दोनों तरह के लोगों को, चाहे वो लेप्रोसी के लोग हों या आर्सेनिक के लोग हों, या अगर जनरल टर्म में ये कह दें आप कि स्किन से होने वाली कोई भी बीमारी हो। दूसरी चीज़ ये कि हाथों से काम करने में जिनको ये बीमारी होती है, दिक्कत होती है, उनके घरों में असरात आते हैं, उनके घरों में ये परेशानी आती है। जैसे अगर बच्ची को हुआ है, कुछ बच्चों के अंदर भी ये देखे गए हैं कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहने का मतलब ये है कि उनका ज़हनी एतबार से जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, अगर वो बचपन में एक्सपोज्ड हो गए हों आर्सेनिक से। तो उनके स्कूलिंग पे असर पड़ते हैं, उनके फैमिली पर प्रेशर पड़ता है। इवन कई सारे फैमिली में चाइल्ड लेबर के इशू भी देखे गए हैं, स्कूल ड्रॉप आउट देखा गया है, और बच्चों को काम पे भी देखा गया है, चाइल्ड लेबर में भी देखा गया है। अगर फैमिली के बेड विनर्स यानी कि अगर बाप है, वालिद हैं घर में, तो अगर उनको ये परेशानी है तो बच्चों को उनके साथ काम भी करना पड़ जाता है। तो ये एक सोशल एस्पेक्ट है जो देखा जा रहा है, और बांग्लादेश में काफ़ी ये इशू आ रहे हैं, बंगाल में हैं और बिहार में हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आर्सेनिक एक पब्लिक हेल्थ का एक उभरता हुआ इशू है, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे सारी कंटिनेंट्स में, लगभग 105 कंटिनेंट में हो गया है ये इशू, और ये इशू फैलता जा रहा है, बहुत सारे जगहों पे आ रहे हैं। इसके कई सारे इश्यूज़ रीज़न हो सकते हैं, जो कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं, फैक्ट्रीज से आने वाली जो कचड़े नदियों में फेंके जा रहे हैं उसकी वजह से है, कुछ नेचुरल है जो कि अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, रॉक में जो आर्सेनिक डिफरेंट कंपाउंड बना के रह रहे हैं उसकी वजह से भी ये इशू है। अब और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये इशू जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी की वजह से नहीं बल्कि खाने की वजह से भी, अगर चावल या कोई और चीज़ें आर्सेनिक के पानी की वजह से उसे उपजाया गया है तो उनमें भी ये आर्सेनिक आ गया है और ये इशू बढ़ता जा रहा है। तो पानी, खाना, इवन हवा और सॉइल में भी आर्सेनिक की कहीं कहीं चीज़ें मिली हैं, जिसकी वजह से आप जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, जो काम करते हैं, उनके पैरों में भी ये इशू मिल रहे हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अब पानी से नहीं बल्कि ये
और दूसरी चीज़ों से भी होते जा रहे हैं। ख्याल ये रखना है कि हम पानी सही पिएं। अगर आप पानी पी रहे हैं और गंगा के किनारे हैं तो ज़रूर आप उसका टेस्ट करवा लें। टेस्ट कराने के अलावा आप ये ख्याल रखें कि पानी जहाँ तक हो कुएँ का पिएं। अगर नहीं है तो साधारण ट्रेडिशनल या क्लासिकल जो सोर्स है आपके पास फ़िल्टर करने का पानी आरओ के अलावा उसका इस्तेमाल करें। जैसे बालू और कोल का बना करके लोग फ़िल्टर बना करके लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि सस्ता है और आसान है, हर कोई एक्सेस कर सकता है उसको। आरओ का पानी एक्सेस नहीं कर सकते हैं हर कोई, तो जिनको आरओ का पानी एक्सेसिबिलिटी है वो आरओ का पानी पिए। इसके अलावा सबसे अहम ज़रूरी चीज़ ये है कि सरकार पे दबाव बनाएं कि वो इस मिटिगेशन प्रोग्राम के लिए आगे बढ़े और पहल करे।